नमस्कार साथियों, वास्तविक भारत दर्शन में आपका स्वागत है। तो सुधाकर भैया जरा इधर करिए कैमरा अपना। और ये है कहीं बाहर की नदी नहीं है, ये है हमारी मैनपुरी की ईशन नदी, जो कि एटा ज़िले से निकलती है किसी झील से और कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है। माना जाता है आज से कुछ सालों पहले इसमें नदी में पूरे 12 महीने पानी बहता था, लेकिन अब स्थिति ये है कि अभी बरसात का मौसम है, तब तो ये देखो कितने अच्छे से बह रही है। लेकिन जैसी गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो ये पानी इसमें सूख जाता है। बिल्कुल इधर से आर पार निकले जा सकते हैं, बिल्कुल पानी सूख जाता है। तो अभी इसका जो रूप देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पानी बहुत ही अच्छे स्तर पे इसमें बह रहा है और ये पानी जाके गंगा में मिल जाएगा और कहीं ना कहीं गंगा को और ज़्यादा वॉल्यूम इसका पानी का बढ़ जाएगा। तो ये ईशन नदी है मैनपुरी की, इसको ज़िंदा देख के आज हमारा मन भी बहुत प्रसन्न है। और इसमें पानी बहता देख के बड़ी अच्छी मात्रा में पानी इसमें बह रहा है अभी इस टाइम। लगभग कितने फुट की होगी इसकी, अगर चौड़ाई की बात की जाए? लगभग 35-40 फुट तक की चौड़ाई है इसकी। अच्छा, पहले जैसा माना जाता था कि लगभग 50 से 55 फीट इसकी चौड़ाई थी। हाँ, कहीं कहीं अभी भी है। जैसे हम जो खड़े हैं, ये थोड़ा नैरो है इसका क्रॉस सेक्शन। आगे थोड़ी वहाँ ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पे जैसे यहाँ पर है ये बढ़ जाती है। ऐसी नदियाँ चलती रहें, अगर ये 12 महीने इनमें पानी बना रहे तो कितना अच्छा है। यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के पशु पक्षी हैं, जो जंगली हैं, वैसे जंगली बचे तो नहीं हैं, लेकिन जो भी जंगली पशु पक्षी या जो भी जीवन है वो यहाँ से अपनी पानी की पूर्ति करता है। जैसे चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों का ये बसेरा रहता है नदियों के किनारे पर। और पशु तो जंगली बचे नहीं हैं, क्योंकि इंसानों ने छोड़े नहीं हैं। तो जो भी प्रजातियाँ यहाँ नदियों के आसपास रहती हैं, उनका आराम से यहाँ पर पानी का गुजारा चलता रहता है। नीरज, क्या कहना चाहोगे? जैसे हमारी जो नदी है हमारे शहर मैनपुरी से निकलती है और एटा से निकलती है, कई शहरों से होती हुई ये निकलती है, झाड़ियों से होती हुई निकलती है। तो अगर इस नदी का प्रयोग हम पर्यटन के क्षेत्र में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? पर्यटन क्षेत्र जैसे बीच मैनपुरी से लगभग निकलती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके की गंदगी रहती है। वहाँ कुछ अच्छा किया जा सकता है, जो कि लोग शाम को बैठे हैं वहाँ पे, कुछ कैसा क्या हो सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है कि वहाँ लोग पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है, लेकिन कोई करने को वहाँ पर वो राजी नहीं है। जैसे ये जो जगह है, इतना देख रहे हो, थोड़ा यहाँ पर ये पत्थर लगा दिया है, ये सीढ़ियाँ बना दी हैं, इतने में भी यहाँ अच्छा लग रहा है नदी के पास बैठने में। तो और भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे इसे नदी का जो अपना मैनपुरी वाला पुल है, उसकी लाइटिंग वाइटिंग करके थोड़ा वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे से लगा के एकदम रिवर फ्रंट बनाया जा सकता है। और मैनपुरी को वो एंट्रेंस है मैनपुरी का, जब बेवर से उधर से आएंगे हम लोग, कुरावली एटा से भी आएंगे, तो वो एक स्पॉट है। तो वो ज़िले की रौनकता को और बढ़ा सकता है अगर उसको अच्छे से तैयार किया जाए, और बहुत अच्छा रिवर फ्रंट बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोकेशन इतनी अच्छी है, पास में बिल्डिंगें बनी हैं, वहाँ पर पास में बहुत सारे वहाँ पर तो मॉल भी है पास में। तो बिल्कुल अच्छा किया जा सकता है। प्रयास भी किया था, लेकिन वहाँ पर वो हिसाब बना नहीं, वहाँ बहुत गंदगी हो गई है। तो नदियों को फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। नदियों से हमारा जीवन पहले भी जुड़ा था, कहीं ना कहीं अभी भी जुड़ा है। अगर नदियाँ बहेंगी 12 महीने तो इनका जो पानी का स्तर है ज़मीन में, वो रिचार्ज होता रहेगा इन नदियों से ही। लेकिन आज के हालात तो ऐसे हैं, ये 2-4 महीने बहेगी नदी, फिर सूख जाएगी। नीरज, जैसे मयन ऋषि की बात की जाती है, कहते हैं कि उनकी कुटिया इसी नदी के किनारे थी और उन्हीं के नाम पर फिर मैनपुरी स्थापित हुआ। तो आजकल मयन ऋषि का क्या कुछ है अपना अस्तित्व इस मैनपुरी में? मुझे नहीं दिखता अब तो कुछ अस्तित्व है, लेकिन बहुत ही महान ऋषि इस जन्मभूमि में, इनकी जन्मभूमि रही है मैनपुरी। और ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी महान जैसे राज्य हुए थे, पुराने गढ़े किले हुए थे, जो भी किले वगैरह थे, शासन करते थे जो राजा महाराजा, उनकी ज़्यादातर राजधानियाँ नदियों के किनारे होती थी। जैसे मैनपुरी का जो किला है और नदी ईशन नदी से कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है। माना जाता है ईशन नदी से ही जो बड़ा तालाब है
उसमें पानी रहता था। जो पानी है ना तालाब में, राजा का जो ताल बोलते हैं जिसको, वो इसी नदी से उसमें पानी जाता था। तो ज़्यादातर राजधानी, क्योंकि पिछले बहुत पुरानी अगर हम बात करें 400-500 साल पहले, तो नदियों से ही जीवन चलता था। नदियों का बहुत प्रयोग होता है क्योंकि उस समय शुद्ध जल होता था, लोग इसका जल पी भी लेते थे नदियों का। अच्छा। और क्योंकि हम लोग भारतीय सनातन उससे आते हैं धर्म से, तो सनातन में तो ये है कि नदियों में गंदगी उस समय के लोग बिल्कुल करते ही नहीं थे। जैसे आजकल तो देखोगे कि तुम नहा रहे हैं उसी में, अब तो बगैर किनारे से लेट्रिन वगैरह भी कर लेते हैं लोग, इसमें वो कर लेते हैं गंदगी। तो ये सब पहले नहीं था। पहले के लोग, भले हम लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से आज बिगड़ चुके हैं। क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे अब हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ती जा रही है। जो ठेले लगते थे रोडों के किनारे, गंदगियाँ कर रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड वे में दुकानें लगती हैं और ठेलों की संख्या इतनी बढ़ गई है, और जिनका कूड़ा करकट कचड़ा सब रोडों किनारे, और वो जाके लास्ट में नदी में ही आके मिल जाते हैं नालों के द्वारा। नीरज, आपने देखा होगा मैनपुरी में एक जगह है जहाँ पे मयन ऋषि का आश्रम है, उसके आसपास एक स्कूल बना हुआ है, मतलब एक घाट बना हुआ है मैनपुरी में, वहाँ पुल कचड़े का ढेर अभी मैं 4-5 दिन पहले ही निकल के आया, आपने भी देखा होगा। वो कचड़े का ढेर किस तरीके से नदी के किनारे पूरा मैनपुरी का कचड़ा उसी नदी के किनारे डंप कर दिया जाता है। ना तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का कोई डिकम्पोजिशन होता है, जो भी तरीके हैं उन तरीक़ों से कुछ नहीं होता, खुला छोड़ देते हैं उसको, जो पॉल्यूशन और बढ़ाता है। और वहाँ से निकलते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ स्कूल भी हैं बहुत सारे, वहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। तो एक तो पॉल्यूशन होता है वो तो सही है, लेकिन पॉल्यूशन इतना इकट्ठा करने के बाद उसका जो मैनेजमेंट है वो भी नहीं है सिटियों में। उसको या तो अंडरग्राउंड कर दो, या तो जैसे हम क्या करते हैं कि सॉलिड वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको पहले गड्ढा खोद के डालने के बाद उसके ऊपर 1-2 मीटर की मट्टी की परत डाल के, फिर दोबारा से एक लेयर कचड़े की डाल के, इस तरीके से जो खाली जगह हैं मैनपुरी में, जो बहुत गहरी, जैसे जहाँ से मिट्टी खुद गई है, उनको भरा जा सकता है। लेकिन ये आजकल कोई नहीं कर रहा, ये बहुत समस्या है। तो अच्छा नीरज, मुझे एक चीज़ और बताओ, जैसे नदियों को अगर हम सदुपयोग करें अपने उसमें, ऐसा नहीं है कि उस पर जो खर्च होता है उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, टैक्स के रूप में वहाँ पे रोज़गार भी दिया जा सकता है पुलों पर, हर ज़िले में पुलों के आसपास एरियाज़ को, जैसे कि लखनऊ में देखोगे रिवर फ्रंट नदी पर, गोमती नदी पर बना हुआ है, उस तरीके का बनाया जा सकता है और ख़र्चा भी उससे निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। रिवर फ्रंट जैसे अब ये जो जगह दिख रही है, ये इतनी अच्छी है, जैसे अगर लोग यहाँ पर ऐसे विज़िट करना चाहें फैमिली के साथ संडे को, जो जॉब वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये ऐसे रिवर फ्रंट तैयार किए जा सकते हैं। जैसे ये जो रिवर फ्रंट है, जैसे इसको भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़े पेड़ पौधे और लाइटनिंग बस अच्छी से कर दी जाए, लाइटिंग, और सिस्टम जो है, थोड़े दुकानें एक डिसिप्लिन तरीके से एक रो में बनाई जाए, और सबका जो कूड़ा कचड़ा है सब उसको बहुत डिसिप्लिन वे में रखा जाए। तो हर रिवर फ्रंट जहाँ भी नदियाँ हैं, उन बहुत सारे रिवर फ्रंट बनाए जा सकते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होगा और लोगों का जो है रोज़गार भी मिलेगा। और एक चीज़ और है अपने भारत देश में, जो भी नहरें जो 12 महीने बहती हैं नहरें, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बड़ी जो नहरें हैं जिनमें 12 महीने पानी बहता है, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं एज अ वाटरवे के रूप में। वाटरवे का मतलब जैसे बाहर की कंट्रियां हैं, जो फॉरेन कंट्री, उन कंट्रियों में लोग इस नदी का, नहर का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे ये मान लो एक जगह इसका एक स्टॉप बना दिया यहाँ पे, तो इसमें बोट्स डाल दी जाती हैं, जो सीधी नहरें होती हैं। हाँ, तो उन नहरों को हम एज अ वाटरवे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक तो हमारा रोडों का जो यातायात है वो कम होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जो रोड पे जो ट्रैफिक लगता है उसकी डेंसिटी कम होगी। और इसमें ना तो कोई मेंटेनेंस है ना कुछ, रोड का तो मेंटेनेंस भी करना पड़ता है कि तुम कारपेट बिछाओगे, उसकी सरफेस उखड़ जाती है, सरफेस बिछाओगे। लेकिन अगर कोई नहर बह रही है 12 महीने, तो उसमें ऐसा जैसे रोड पे होता है वैसे ही वाटर पे होता है। बाहर की कंट्रियों में
रास्ता एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे ही इनको भी प्रयोग किया जा सकता है। और इससे ये फ़ायदे होंगे कि रोड पे यातायात कम होगा, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम होंगे। एक डिसिप्लिन तरीके से सिस्टमेटिक वे में बोट्स का आना जाना हो सकता है। जैसे ट्रेन्स का हम लोग सिस्टम पूरा देखते हैं, वैसे इसमें भी जो बड़ी बड़ी जो नहरें हैं जिनमें पानी रहता है उनमें देख सकते हैं, उनके ब्रिज भी फिर इस तरीके से बनाए जाए ताकि उनके अंदर से नाव या बोट वगैरह जा सके। आज अंत में मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये खजूर का पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है, नदी के किनारे जाने कितने वर्षों से खड़ा होगा। इस पे कम से कम 100 बाया की झोंझ होगी, जिसको हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं बाया की झोंझ, हम घोंसला भी बोल सकते हैं। तो बाया चिड़िया होती है जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट चिड़िया मानी जाती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बुद्धि वाली चिड़िया मानी जाती है, क्योंकि उसका घोंसला कुछ इस तरीके से बनाती है। वो ये जो पतेल दिख रही है नदियों के किनारे, ये इस घास से एक एक इसको निकाल के उसकी पत्ती में से और फिर अपना पूरा बुनती है वो। तो इनका बसेरा रहता है नदियों के किनारे जो भी चिड़ियाँ हैं। तो नदियों में अगर पानी रहेगा तो ऐसी पक्षी जो वैसे ही 60% प्रजातियाँ जो हैं अपने दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं। 60% स्पीसीज आर एक्सटेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब 60% प्रजातियाँ ख़त्म हो चुकी हैं जिन्हें हम कभी नहीं देखे। और हर ऐसे मान लो कि हर आधे घंटे में एक प्रजाति इस पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। तो मेरा यही कहना है लोगों से, नदियों का, और सरकार से भी कहना है, नदियों को जीवित करें, स्वच्छ रखें और नदियों का प्रयोग करें। और जैसे हमारे ऋषि मुनि नदियों की जो है इसको आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रतीक मानते हैं, तो उस तरीके से नदियों का प्रयोग करें, उसमें गंदगी ना फैलाएं और ये पानी स्वच्छ बन सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी जानकारियाँ हम लोग देते रहेंगे। नमस्कार साथियों।